हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों रीट एसएसटी के आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं भारत की जलवायु के विषय में। दोस्तों ये जो टॉपिक है वो आपकी रीट एसएसटी यानी कि रीट सामाजिक की यूनिट नंबर 8 का पार्ट है। और 8 नंबर जो यूनिट है वो हमारी है भारत का भूगोल और उसके संसाधन, यानी 8वीं यूनिट के अंदर हमें भारत के भूगोल को देखना है। दोस्तों ये हमारी 8वीं यूनिट है। इसका जो पहला टॉपिक था भू आकृतिक प्रदेश थे, उनको अपने पूरा कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम जलवायु के विषय में बात करेंगे। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बता दूं, पीछे की जो 7 यूनिट है 1 से 7 यूनिट तक का सिलेबस आपका पूरा हो चुका है। सारी जो यूनिट है वो चैप्टर वाइज हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको यहाँ पर आई बटन पर मिल जाएगा। उस आई बटन पर जा करके आप प्लेलिस्ट को देख करके पीछे का सिलेबस भी पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा साइकोलॉजी की भी प्लेलिस्ट यहाँ पर मौजूद है, वो देख करके आप साइकोलॉजी का सिलेबस भी पूरा कर सकते हैं। दोस्तों तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की जलवायु के विषय में। और ये अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की जलवायु को क्या कहा जाता है या किस प्रकार की जलवायु है, तो भारत की जलवायु जो है वो मानसूनी जलवायु कहलाती है। दोस्तों क्या कहलाती है? मानसूनी जलवायु। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत की जलवायु कैसी है, तो उसे हम कहेंगे मानसूनी जलवायु। दोस्तों देखिएगा दोस्तों, भारत के अगर भौतिक विस्तार की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में देखिएगा अहम स्थान रखता है ये। लेकिन जहाँ इसका विस्तार बहुत ज़्यादा है वहीं पर इसके भू आकारों की अंदर भी बहुत सारी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। क्योंकि पिछली जो क्लास थी हमारी भारत के भू आकृतिक प्रदेश, उसमें ये हमने देखा था कि 6 प्रकार की भू आकृतियाँ हमारे यहाँ पे मौजूद थी। 6 भागों में बांट करके हमने पढ़ा था, जिसके अंदर हमारे पास में पर्वत भी थे, हमारे पास में पठार भी थे, हमारे पास में देखिएगा मैदान भी थे, तट भी थे, द्वीप भी थे। इस प्रकार से बहुत सारी भू आकृतियाँ यहाँ पर मौजूद थी। और ये देखिएगा अलग अलग थी, इसीलिए जो है यहाँ पर अलग अलग प्रकार की जलवायु भी पाई जाती है। जलवायु संबंधी बहुत सारी विविधताएं यहाँ पर पाई जाती हैं। एक ही समय के अंदर पूरे भारत के अंदर एक जैसी जलवायु भी हमें देखने को नहीं मिलती। तो लेकिन एक जो प्रभाव है वो जो सबसे ज्यादा है वो है मानसूनी प्रभाव। तो मानसूनी प्रभाव ही एक ऐसा प्रभाव है जिसके कारण हम कह सकते हैं कि देश की जलवायु में बहुत सारी विविधताएं हैं, भिन्नताएं हैं, उसके बाद में भी जो है इसमें एकता दिखाई देती है। और इसीलिए इसी रूप में हम इसको भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु के रूप में देखते हैं। वैसे तो देखिएगा जलवायु जो है हमारी, उसको बहुत सारे जो है भौगोलिक कारक प्रभावित करते हैं। क्या कहा हमने कि भारत की जलवायु को अनेक भौगोलिक कारक जो है वो प्रभावित करते हैं। तो अपने देश की जलवायु को समझ लेने के लिए हम जान लेते हैं जलवायु को प्रभावित करने वाले कुछ कारकों के विषय में। दोस्तों यानी वे कारक जो जलवायु को प्रभावित करते हैं, जिसके द्वारा किसी भी स्थान की जो जलवायु है वो निर्धारित होती है। अगर ये कारक होंगे तो कहीं ना कहीं उसकी जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। दोस्तों क्योंकि जलवायु है क्या, देखिएगा मौसम की औसत दशाएं हैं जो किसी भी स्थान पर पाई जाती हैं। और एक लंबे समय तक, लगभग जो है 31 ईयर तक जो है एक स्थान का मौसम एक जैसा रहता है। तो उसी आधार पर हम उसकी जलवायु को मान करके चलते हैं। मौसम और जलवायु में जो अंतर है वो इतना ही होता है कि मौसम एक बहुत ही छोटे समय के लिए होता है, जब वही दशाएं एक लंबे समय के लिए अपने देखते हैं तो उसे जलवायु के रूप में देखते हैं। दोस्तों इसके अंदर देखिएगा जो प्रभाव हमारे यहाँ पड़ता है वो पड़ता है कि वहाँ की भू आकृति कैसी रहेगी और वहाँ का तापमान किस प्रकार का रह गया, वहाँ का जो वायु दाब है वो किस प्रकार का रह गया, वहाँ पर वर्षा की मात्रा है किस प्रकार की रहेगी। ये सारी जो चीज़ें हैं वो अपने जलवायु के अंदर देखते हैं। दोस्तों तो देख लेते हैं अपने की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो कारक आता है समुद्र तल से ऊंचाई। तो इसमें देखिएगा जो है तापमान और ऊंचाई जो है उसके अंदर विपरीत संबंध होता है। दोस्तों हमने क्या कहा, तापमान और ऊंचाई के अंदर जो संबंध होता है वो विपरीत संबंध होता है। मतलब कि अगर तापमान बढ़ता है, अगर तापमान बढ़ता है तो मतलब ऊंचाई क्या है, कम है। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जब ऊंचाई बढ़ती है, यानी जैसे जैसे अपने ऊंचाई पर जाते हैं तो वैसे वैसे तापमान क्या होता जाएगा, कम होता चला जाता है। दोस्तों क्या कहा हमने कि जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे तापमान कम होता चला जाता है। और सामान्यतः अपने ये मानते हैं कि 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दोस्तों क्या कहा हमने कि अगर 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है वो कम हो
जाता है और इसीलिए हम देखते हैं कि हिमालय जो है उसके उच्च डालों के ऊपर हमेशा बर्फ भी जमा रहती है। दोस्तों एक ही अक्षांश, ये ऊंचाई का प्रभाव ही है कि एक ही अक्षांश पर स्थित रहने वाले दो जो स्थान है, एक का तापमान आपको कम मिल जाएगा और एक का तापमान ज़्यादा भी मिल जाता है। ये स्थान जो है वो ऊंचा है तो यहाँ का तापमान आपको कम मिलेगा, और अगर ये जो स्थान है वो आपका नीचा है तो इसका तापमान क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि हमने क्या बात की, ऊंचाई के साथ में जो है तापमान वो घटता चला जाता है। दोस्तों जैसे अपनी बात करें ग्रीष्म काल की ही बात करें कि देखिएगा दोस्तों कि मसूरी की बात करें, अगर अपने बात करें मसूरी की, एक ही अक्षांश पर होने के बाद में लगभग एक ही स्थिति के बाद में मसूरी का जो तापमान है वो रहता है 64 डिग्री सेंटीग्रेड और देहरादून में 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। देहरादून में कितना रह गया, 32 डिग्री सेंटीग्रेड रह गया। वहीं अंबाला की अपने बात करें, वहीं पर अगर अपने अंबाला की बात करें तो वहाँ पर जो तापमान हमारा रह जाता है वो रह जाता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी एक ही अक्षांश पर स्थित होने के कारण, क्योंकि ये देखिएगा ये सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है, ऊंचाई के कारण ही जो है ये तापमान में भिन्नता अपने को देखने को मिलती है। तो समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। दोस्तों आगे इसके बाद में अपनी बात करते हैं समुद्र से दूरी के संबंध में। तो समुद्र से दूरी का क्या प्रभाव पड़ता है, देखिएगा समुद्र की जो जलवायु है, समुद्र का जो प्रभाव पड़ता है वो नम और सम का पड़ता है। दोस्तों नम और सम का, दोस्तों इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमारे पास में समुद्र है तो नमी भी मिलेगी और जो जलवायु है वहाँ पर समानता भी मिलती है। दोस्तों वहाँ पर लगभग जो जलवायु है वो एक जैसी रहती है, तापमान में बहुत ज़्यादा डिफरेंस अपने को देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों जैसे अपने बात करें कि कोई जो स्थान है अगर समुद्र तट से नज़दीक है, समुद्र तट पर ही स्थित अगर अपने किसी स्थान को ले, किसी नगर को ले, तो वहाँ पर तापांतर, देखिएगा अपने किसकी बात कर रहे हैं, तापांतर की। दिन में जो तापमान होता है, ताप का अंतर, जो तापांतर है वो बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, तापांतर बहुत ही कम होगा। और जलवायु की अगर अपने बात करें तो वो जलवायु कैसी मिलेगी आपको, नम मिलेगी, सम होगा तापांतर और जलवायु कैसी मिलेगी, नम मिलती है। दोस्तों और जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती चली जाएगी, जैसे मान लीजिएगा ये भारत है, इन तटीय क्षेत्रों की बात करें तो अधिकतर यहाँ पर जो तापांतर है वो आपको नहीं मिलेगा और जलवायु जो है वो कैसी पाई जाएगी, नम पाई जाएगी। लेकिन जैसे जैसे अंदर अपने बढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे अंदर चले जाते हैं अपने, यानी कि समुद्र से दूरी बढ़ती चली जाती है, तो वैसे वैसे ये जो विषमता है वो बढ़ती चली जाएगी। तो वैसे वैसे तापमान में जो विषमता है वो बढ़ती चली जाती है और इसी के साथ साथ शुष्कता भी बढ़ती चली जाती है। दोस्तों क्या बढ़ती चली जाती है, शुष्कता भी बढ़ती चली जाती है। क्या कहा हमने, एक बार इसको फिर से देख लीजिएगा कि यहाँ अगर अपने समुद्र तल के पास में है, समुद्र के बिल्कुल पास में है, समुद्र से अगर अधिक दूरी नहीं है तो यहाँ की जलवायु जो है वो कैसी होगी, नम जलवायु होगी और तापांतर जो है वो बिल्कुल ही कम होगा। लेकिन जैसे जैसे अंदर अपने चलते जाएंगे, यानी समुद्र से दूरी जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी तो विषमता बढ़ती चली जाएगी और नमी है वो कम होती चली जाएगी और शुष्कता बढ़ती चली जाती है। दोस्तों जैसे अपने बात करें पश्चिमी तटीय प्रदेश की, जैसे अपने इसी पश्चिमी तटीय प्रदेश की बात करते हैं तो ये जो हमारा पश्चिमी तटीय प्रदेश है, यहाँ पर जो वार्षिक वर्षा है उसका औसत रहता है 200 सेमी। पश्चिमी तटीय प्रदेश जो है उसकी वार्षिक वर्षा का औसत रह गया 200 सेंटीमीटर। लेकिन जैसे जैसे अपने बात करते हैं समुद्र से दूरी की, जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ी, यानी बढ़ करके हम पहुंचे जैसलमेर के अंदर। कहाँ पहुंचे, अपने जैसलमेर के अंदर, जो समुद्र से काफ़ी दूर है। तो यहाँ आते आते जो है औसत वर्षा घट करके 5 सेंटीमीटर ही रह जाती है। दोस्तों इतनी कम रह जाती है, तो ये समुद्र से दूरी होने का ही अपने एक मुख्य प्रभाव मान करके चलते हैं। दोस्तों इसके बाद में अपनी बात करते हैं भूमध्य रेखा से दूरी। तो भूमध्य रेखा से दूरी जैसे जैसे बढ़ती है, सूर्य की किरणों का तिरछापन भी बढ़ता चला जाता है। दोस्तों जैसे ये हमारी पृथ्वी की बात करें और ये हमारी कौन सी रह गई, 0 डिग्री रेखा रह गई, यानी कि भूमध्य रेखा रह गई। दोस्तों इसके ऊपर जैसे जैसे अक्षांशों की तरफ जाते हैं तो सूर्य की किरणों का तिरछापन है वो क्या होगा, बढ़ता चला जाता है। दोस्तों तिरछापन क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा।
और इसी कारण से सूर्य तप की जो मात्रा है उस पर प्रभाव पड़ता है दोस्तों। जैसे हिमालय के अगर दक्षिणी ढालों की अपने बात करें तो हिम रेखा की ऊंचाई अधिक है, लेकिन उसी अगर आगे की अपनी बात करें तिब्बत की ओर की ढालों की बात करें तो उसकी ऊंचाई कम है दोस्तों। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो भारत है हमारा, वो कर्क रेखा जो है भारत के लगभग 20 से निकलती है, इसलिए उत्तरी भारत जो है हमारा वो कौन से प्रदेश में आता है, शीतोष्ण प्रदेश में आता है, जबकि दक्षिणी भारत जो है हमारा वो उष्ण प्रदेश में शामिल किया जाता है। आप इसको इस प्रकार से भी देख सकते हैं दोस्तों। जैसे ये मान लीजिएगा भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा हो गई, ये हमारी 23.5 डिग्री मकर रेखा हो गई। सूर्य की किरणें इन दोनों के बीच में सीधी पड़ती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, उष्ण प्रदेश कहते हैं। 23.5 के बाद का और 66.5 तक का जो रह गया, इसमें इसको अपने क्या कहते हैं, शीतोष्ण कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, शीतोष्ण कहते हैं। और ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो शीत का होता है। ये कौन सा रह गया, 66.5 से 90 डिग्री तक का कौन सा रह गया, ये शीत कटिबंध में आता है, ये कटिबंध होते हैं दोस्तों। तो 23.5 यानी कर्क रेखा जो है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि मान लीजिएगा कर्क रेखा जो है वो भारत के मध्य से गुजरती है। तो कर्क रेखा से नीचे वाला हिस्सा तो किस में आ गया, उष्ण कटिबंधीय जलवायु में आ गया, और ऊपर वाला कौन से में आ गया, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में आ जाता है। ये प्रभाव होता है भूमध्य रेखा का, भूमध्य रेखा से दूरी की। जैसे जैसे अपने ऊपर चलते जाते हैं वैसे वैसे इसके ऊपर तापमान का प्रभाव भी पड़ता चला जाता है। आगे अपने बात करते हैं पर्वतों की स्थिति के विषय में, यानी पर्वत का क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों। तो जलवायु को प्रभावित करने वाला ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है दोस्तों। अगर अपने पश्चिमी घाट को देखें, अगर ये हमारे पश्चिमी घाट की अपने बात करते हैं तो ये पश्चिमी घाट ही है जिसके कारण यहाँ पर प्रचुर वर्षा होती है दोस्तों। जैसे ही मानसून यहाँ आता है तो ये बहुत प्रचुर वर्षा किया करता है दोस्तों। तो इसलिए जो है पर्वत भी जलवायु पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। तो यहाँ पर तो क्या हो गई, बहुत ज़्यादा वर्षा होगी, लेकिन ये जो वर्षा है मानसूनी पवनें हैं इसको पार करके आगे पहुँचती है, तो यहाँ पर इस डाल में वर्षा नहीं होती, तो ये वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाता है। इसे अपने वृष्टि छाया प्रदेश भी कहते हैं दोस्तों। आगे अपनी बात करते हैं पर्वतों की दिशा। पर्वतों की दिशा का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव हमारे राजस्थान में भी देख सकते हैं कि अगर अरावली की स्थिति इस प्रकार की है तो इधर से जो मानसूनी पवनें आती हैं वो यहाँ से सीधी ही निकल जाती हैं, इसलिए यहाँ पर कोई वर्षा नहीं हो पाती, वर्षा की मात्रा कम रह जाती है दोस्तों। तो पर्वतों की दिशा के कारण ही जो है भारत की जलवायु बहुत ही ज़्यादा सौम्य है, क्योंकि हिमालय की जो स्थिति है वो लगभग इस प्रकार की है दोस्तों। और इसी के कारण साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी पवनें हैं वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं, और हिमालय हमारी जो रक्षा करती है वो साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवनों से रक्षा करती हैं। इसी कारण से देखिएगा ग्रीष्मकालीन मानसून को भी रोक करके रखता है, ग्रीष्मकालीन मानसून जो है उसे भी रोक करके रखता है। तो इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रह जाते हैं पर्वतों की दिशा किस रूप में है। इसके अलावा हमने बात की अरावली की जो स्थिति है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समानांतर रह गई, यानी जिस प्रकार से दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है उसी के समानांतर रह जाती है, इसीलिए ये इस वर्षा के लिए उत्तरदायी नहीं होती। अगर देखिएगा ये मानसूनी पवनें आती हैं और अगर अरावली इस तरह से होती तो यहाँ पर खूब वर्षा होती, लेकिन ये इसके समानांतर ही है, इसलिए ये सीधी गुजर जाती हैं और बहुत ज़्यादा वर्षा जो है हमारे यहाँ पर नहीं हो पाती है दोस्तों। आगे अपने बात करते हैं पवनों की दिशा के विषय में। तो पवनों की दिशा भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। देखिएगा ग्रीष्म काल में अगर अपने गर्मी की बात करें, ग्रीष्म काल की बात करें तो जैसे ये हवाएं चलती हैं समुद्र तल से स्थल की ओर, समुद्र जल से स्थल की ओर आती हैं, तो इधर से आती हैं, समुद्र से आती हैं तो अपने साथ में जल की मात्रा को भी लेकर के आती है, आर्द्रता को लेकर के आती है, इसलिए वर्षा भी करती हैं दोस्तों। और शरद काल की बात करें तो ये उल्टी हो जाती हैं, इसलिए वो शीत और शुष्कता लेकर के आती हैं। तो ये हवाओं का ही प्रभाव होता है दोस्तों। इसके अलावा नवीन कुछ शोध हुए हैं जिसमें क्षोभ मंडल में चलने वाले उच्च स्तरीय जो वायु संचरण है उसका प्रभाव भी हमारी जलवायु पर पड़ता है। इसके अलावा देखिएगा मेघ कितने रहते हैं, हर समय बादल छाए रहते हैं, वनस्पति का आवरण कैसा है, समुद्री धाराओं का क्या प्रभाव है, ये सारी जो चीजें हैं वो मिलकर के प्रभाव डालती हैं किसी भी क्षेत्र की जलवायु पर, और इसी रूप में भारत के ऊपर प्रभाव को भी देखा जाता है।
आगे अपने बात करते हैं जलवायु की परिस्थितियों के विषय में। तो यहाँ हमें ये जान लेना होगा कि भारत सरकार का जो मौसम विभाग है वो मानसून काल के आधार पर वर्ष को कुछ ऋतुओं में बांटता है। दोस्तों कौन कौन सी ऋतुओं में बांटता है, तो यहाँ सबसे पहले दो भाग हैं, ए और ब के रूप में अपने देखेंगे। एक तो है उत्तर पूर्वी या शीतकालीन मानसून, और ब भाग जो आता है यानी दूसरा जो भाग आता है वो रह गया दक्षिणी पश्चिमी या फिर ग्रीष्मकालीन मानसून। 4 ऋतुएं हैं और 2 भाग हमने इसमें बनाए हैं। तो नंबर 1 इसमें जो आता है वो शीत ऋतु है, दूसरी ग्रीष्म ऋतु है, और फिर हमने दक्षिणी पश्चिमी मानसून या ग्रीष्मकालीन मानसून की बात की थी। इसमें एक वर्षा ऋतु आती है और एक शरद ऋतु आती है दोस्तों। तो यहाँ एक बार फिर से देख लीजिएगा। सबसे पहले हम उत्तरी पूर्वी या शीतकालीन मानसून की बात कर रहे हैं। कौन से मानसून की बात कर रहे हैं? शीतकालीन मानसून की बात कर रहे हैं। ये दिसंबर से लेकर के जून तक का समय है। ये कब से कब तक का समय है, यहाँ पर अपने इसको देख सकते हैं, दिसंबर से जून तक का समय है, जिसको अपने 2 भागों में हमने इसको बांट लिया है। एक तो कौन सी ऋतु हो गई? शीत ऋतु हो गई, एक हो गई हमारे पास में ग्रीष्म ऋतु। अगर शीत ऋतु की बात करें तो ये रहेगी दिसंबर से लेकर के फरवरी तक का जो समय है वो शीत ऋतु के रूप में जाना जाता है। और ग्रीष्म ऋतु की अगर अपने बात करें तो ये मार्च से लेकर के मध्य जून तक का जो है वो समय आता है दोस्तों। तो क्या कहा हमने? उत्तर पूर्वी या शीतकालीन जो मानसून है वो समय है दिसंबर से जून तक का। इसे अपने शीत और ग्रीष्म ऋतु में बांटते हैं। शीत ऋतु जो है वो दिसंबर से फरवरी तक है और ग्रीष्म ऋतु जो है वो मार्च से मध्य जून तक आती है। फिर अपने दूसरे पार्ट की बात करें तो वो है दक्षिणी पश्चिमी या फिर ग्रीष्मकालीन मानसून, यानी वो मानसून जो ग्रीष्म काल में आता है दोस्तों। यहाँ देखिएगा इसे हमने 2 भागों में बांटा है। दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है वो हमारा कब से कब तक रह गया? वो रह गया जून से लेकर के दिसंबर तक। कहाँ से रह गया? जून से लेकर के दिसंबर तक रह जाता है। और इसे भी अपने 2 भागों में बांटा था। एक तो वर्षा आती है और एक आती है शरद ऋतु। वर्षा ऋतु जो है वो कहाँ से कहाँ तक रह गई? जून से लेकर के सितंबर तक रह गई। और शरद ऋतु की बात करें तो ये सितंबर से लेकर के दिसंबर तक रह जाती है दोस्तों। तो वर्षा ऋतु का जो समय है वो मध्य जून से लेकर के मध्य सितंबर तक है। शरद ऋतु की बात करें तो मध्य सितंबर से दिसंबर तक रह गई दोस्तों। 4 भागों में हमने इसको बांट लिया है। दिसंबर से फरवरी शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून, फिर मध्य जून से मध्य सितंबर तक वर्षा ऋतु का समय है, और शरद ऋतु का जो समय है वो मध्य सितंबर से लेकर के दिसंबर तक चलता है दोस्तों। अब अपने इसको आगे डिटेल में देखेंगे, एक एक भाग के अपने पूरे विस्तार से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर पूर्वी या शीतकालीन मानसून के विषय में दोस्तों। उत्तर पूर्वी या शीतकालीन मानसून के विषय में ये जो शीत ऋतु है यहाँ पर इसको सबसे पहले देखेंगे। तो शीत ऋतु कब से कब तक है? दिसंबर से फरवरी तक। दिसंबर से फरवरी तक भारत में शीत ऋतु रहती है। अब इस मौसम की विशेषताएं क्या हैं? इस ऋतु की विशेषताएं क्या हैं? इस ऋतु में आकाश देखिएगा लगभग साफ और स्वच्छ रहता है, यानी बादल वगैरह यहाँ इस समय ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। आकाश बिल्कुल साफ रहता है और इसमें जो हवाएं चलती है वो तेज गति की हवाएं नहीं चलती हैं, हवाएं धीमी गति की चलती हैं दोस्तों। धीमी गति से हवाएं यहाँ पर चलती हैं। और आर्द्रता की अगर इसमें बात करें तो आर्द्रता कम रहेगी दोस्तों। इसमें जो विशेषताएं हैं शीत ऋतु की, नंबर 1 तो हमने क्या बात की? आकाश बिल्कुल कैसा रहा? साफ रहा। दूसरी बात करें अगर हवा स्पीड वाली थी क्या? नहीं थी, स्पीड इसकी कम थी, इसकी गति धीमी थी। और आर्द्रता ये हमेशा महत्वपूर्ण रहती है दोस्तों। आर्द्रता की भी इसमें क्या रहेगी? कमी रहेगी। शीत ऋतु में इस प्रकार का जो है मौसम हमें देखने को मिलता है। अब अपने तापमान को देखें। शीत ऋतु के तापमान की बात अपने कर रहे हैं, यहाँ इस बात को दिमाग में रखिएगा। कौन से तापमान की बात करें? अपने शीत ऋतु के तापमान की बात कर रहे हैं, जो कब से कब तक है? वो दिसंबर से फरवरी तक। आप इस मंथ को याद करिएगा। दिसंबर से फरवरी तक का मंथ कौन सा होता है? सर्दी वाला होता है कि नहीं होता? उसे ही अपने शीत ऋतु कहते हैं। इसमें देखिएगा उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं तो तापमान में वृद्धि होती है। हमने क्या कहा? उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं तो तापमान में क्या होती है? वृद्धि होती चली जाती है दोस्तों। जैसे ये मान लीजिएगा हमारा समझने की दृष्टि से है भारत है, और भारत के अंदर जो है अपने अगर उत्तर से दक्षिण की ओर यानी नीचे की ओर आते हैं तो तापमान में क्या होगा? तो तापमान में जो है वो बढ़ोतरी होती है, यानी उत्तरी भाग का तापमान तो क्या होगा? कम होगा और दक्षिणी भाग का तापमान ज्यादा होता है। जहां हमने देखा उत्तरी भारत में औसत तापमान जो है 8 डिग्री से 21 डिग्री सेंटीग्रेड है, वहीं दक्षिणी भारत में जो है 21 डिग्री से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान
रह जाता है दोस्तों, क्योंकि वहां पर समुद्री जलवायु का प्रभाव पड़ता है। और आगे अपने पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान के समय तापमान जो है बहुत ही तीव्र गति से कम होता है, बहुत ही तेज गति से जो है तापमान कम होता है। हिमालय के उच्च पर्वतीय ढालों और जम्मू कश्मीर, पंजाब व हिमाचल प्रदेश में शीतकालीन तापमान जो है न्यूनतम रहते हैं। इस समय बहुत ही कम तापमान रहता है दोस्तों। तो यहाँ देखिएगा पश्चिमी राजस्थान की विशेष तौर से बात करें, क्योंकि रेत जो है हमारी यहाँ की जो हुआ करती है वो कैसी है, रेतीली है। तो रेत क्या है, बहुत ही जल्दी गर्म होती है और बहुत ही जल्दी ठंडी भी होती है। तो इसी कारण से जो ताप ह्रास की जो दर है, ताप ह्रास की जो दर है वो बहुत ही तेज होती है, बहुत ही तीव्र गति से यहाँ का तापमान जो है वो कम होता है दोस्तों। इसके बाद में अपने बात करते हैं वायुदाब के विषय में। वायुदाब इस समय कैसा रहता है, तो यहाँ हमें एक चीज अच्छे से समझ लेनी होगी कि तापमान के साथ में इसका बहुत ही गहरा संबंध होता है। तापमान और वायुदाब का जो है गहरा संबंध है, और संबंध भी कैसा है, विपरीत है। अगर तापमान ज्यादा है तो वायुदाब कैसा होगा, कम होगा, और अगर तापमान कम है तो वायुदाब कैसा होगा, ज्यादा होगा। वापस समझ लीजिएगा कि अगर तापमान क्या है, ज्यादा है तो वायुदाब क्या होगा, कम होगा। अगर तापमान कम है तो वायुदाब क्या होगा, ज्यादा होगा। अब अपने शीत ऋतु की बात करें तो शीत ऋतु में जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो कैसा होता है, कम होगा। तो एयर प्रेशर कैसा होगा, वायुदाब कैसा होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा। वायुदाब इस समय क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि तापमान बहुत ही कम होता है। स्थल जो हमारा रह गया उस पर उच्च वायुदाब का केंद्र विकसित होता है, बहुत ही ज्यादा वायुदाब यहाँ इस समय होता है। जितनी ठंड होगी उतना ही वायुदाब क्या हो गया, ज्यादा हो गया दोस्तों। इसके अलावा यहाँ अपने ये देख सकते हैं कि दाब के अंदर भारतीय उपमहाद्वीप की ही बात करें, सर्दियों में तापमान जो है वो काफी निम्न हो जाता है, जिससे स्थल पर जो है वायुदाब काफी उच्च हो जाता है। हिंद महासागर में निम्न दाब का केंद्र बनता है। हिंद महासागर में दाब कैसा रह गया, निम्न हो गया, क्योंकि हिंद महासागर की अगर अपनी बात करें, ये हमारा स्थल रह गया। स्थल में जो है वो टेम्परेचर कैसा है, टेम्परेचर कम है, इसलिए एयर प्रेशर क्या है, ज्यादा है। लेकिन जल की अगर बात करें तो जल स्थल की अपेक्षा गर्म होता है, जल्दी से गर्म भी नहीं होता और जल्दी से ठंडा भी नहीं होता। तो तुलनात्मक रूप से इसका तापमान जो है वो थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए एयर प्रेशर जो है यहाँ पर थोड़ा कम देखने को मिलता है। तो हिंद महासागर में जो है निम्न दाब का जो है केंद्र बनता है। इसी के साथ एक चीज और देख लीजिएगा कि जो पवन चलती है, हमेशा जो पवन चलती है वो हमेशा उच्च वायुदाब से, किसकी बात करें, अपने उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। हमेशा पवन कैसे चलेगी, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। तो यहाँ देखिएगा उच्च वायुदाब है स्थल पे और जल का वायुदाब निम्न है, तो स्थल से जल की ओर जो है पवनें चलती हैं दोस्तों। आगे इसी को अपने देख लेते हैं, पवनों को भी समझ लेते हैं कि इस ऋतु में पवनें कैसे चलेंगी, स्थल की ओर चलती है, स्थल की ओर से जल की ओर चलते हैं। यही हमने कहा था, यही हमने देखा था कि पवनें कैसे चलती हैं, पवनें कैसी चलती हैं, हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। जब उच्च वायुदाब होगा तो मतलब टेम्परेचर कैसा है, निम्न है, और अगर वायुदाब कम है तो इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर जो है वो क्या है, ज्यादा है दोस्तों। तो इसलिए स्थल के ऊपर जो है वो टेम्परेचर कम है, वायुदाब ज्यादा है, तो इसलिए स्थल से वो जल की ओर चलनी शुरू हो जाती है। ये भारत में उत्तर पश्चिमी दिशा से गंगा मैदान की ओर चलती है। किधर से चलती है, उत्तर पश्चिमी दिशा से गंगा मैदान की ओर चलती है, और इस मैदान को पार करने के बाद में ये पवनें जो हैं उत्तर पूर्वी दिशा से चलने लगती हैं। इन पवनों को उत्तरी पूर्वी मानसून के नाम से भी जाना जाता है, इसे शीतकालीन मानसून भी अपने कहते हैं दोस्तों। एक बार फिर से इस बात को समझिएगा, हमने क्या कहा कि इस समय जो पवनें चलती हैं वो स्थल की ओर से जल की ओर चलती हैं। भारत में ये पवनें किस दिशा से चलती हैं, उत्तर पश्चिमी दिशा से चलती हैं, गंगा मैदान की ओर चलती हैं। मैदानी भाग को पार करने के बाद में ये पवनें उत्तर पूर्वी दिशा से चलने लगती हैं, यानी इनकी दिशा जो है बदल जाती है, और इन्हीं पवनों को अपने उत्तरी पूर्वी मानसून कहते हैं, जिसके आधार पर इसका नाम रखा गया है। इसे हम शीतकालीन मानसून के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। यहाँ देखिएगा मानचित्र में आप इसको बड़े अच्छे से देख सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो पवनें हैं वो किधर से चल रही हैं, उत्तर पश्चिमी दिशा से चल रही हैं, लेकिन गंगा मैदान को पार करने के बाद में जो है ये उत्तर पूर्व से चलनी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए अपने इन्हें उत्तरी पूर्वी मानसूनी अपवाह भी कहते हैं, यानी इसीलिए ये उत्तर पूर्वी मानसून कहलाता है, या इसे अपने शीतकालीन मानसून भी कहते हैं दोस्तों। आगे अपने बात करते हैं
इसके बाद में देखिएगा आगे अपने इसको समझ लेते हैं कि इस ऋतु के अंदर पश्चिमी यूरोप के अंदर किसकी बात कर रहे हैं, यूरोप के अंदर जिह्वा के आकार का एक उच्च वायु दाब केंद्र विकसित होता है। क्योंकि उधर देखिएगा यूरोप की अगर अपने बात करते हैं उच्च अक्षांशों में रह गया, यानी जो है ऊपर की ओर बढ़ते हैं 90 डिग्री की ओर बढ़ते हैं भूमध्य रेखा से, तो तापमान जो है वो गिरता चला जाएगा, वायु दाब जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो पश्चिमी यूरोप के अंदर जो है एक जिह्वा की आकृति के अंदर उच्च दाब का जो है केंद्र विकसित होता है, उच्च वायु दाब का केंद्र है वो वहां पर विकसित होता है। और ये नुकीला उच्च दाब क्षेत्र जहां पर देखिए प्रचलित पछुआ पवनें हैं और उनसे संबंधित चक्रवातों को दो शाखाओं में बांट देता है। वो जो चक्रवात है वहां के उन्हें अपने दो भागों में बांट देता है, दो शाखाओं में बांट देता है। और उसी से जो पछुआ पवनें चल रही थी जो दो भागों में बंटी थी, उनमें से कुछ जो पछुआ पवनें हैं यानी एक भाग है जो एक शाखा है, चक्रवात की एक शाखा है, वो भूमध्य सागर, इजराइल, सीरिया, जॉर्डन, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होती हुई भारत के उत्तर पश्चिमी भाग तक भी पहुंच जाती है। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जिसे अपने मावठ के नाम से भी जानते हैं। इस ऋतु में पवनें अधिकतर कैसे होती है, शुष्क होती है। हमने कहा ना कि सर्दी के अंदर क्या होगा, आर्द्रता, ये स्थल से आती है तो इसलिए इसमें आर्द्रता नहीं होती है दोस्तों, इसलिए इन पवनों से भारत में वर्षा बहुत ही कम होती है। दोस्तों इस ऋतु में क्या होता है, भूमध्य सागर से जन्म लेकर आने वाले जो चक्रवात हैं, भूमध्य सागर से जो चक्रवात आते हैं उन्हीं से थोड़ी जो वर्षा है वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में होती है। इसे ही हम मावठ कहते हैं। दोस्तों राजस्थान में ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मावठ क्या है, मावठ क्या है, एक वर्षा है। और ये वर्षा कब हो रही है, क्योंकि हम शीतकाल को पढ़ रहे हैं, तो शीतकाल में होने वाली वर्षा को जो है मावठ कहते हैं। नंबर एक बात। दूसरी बात कि ये आती किधर से है, इसमें आर्द्रता कहाँ से आई, तो ये भूमध्य सागर से आती है। कहाँ से आती है, भूमध्य सागरीय जो चक्रवात है वो यहाँ तक आते हैं। इनसे सर्दियों के अंदर जो है थोड़ी वर्षा हमें प्राप्त होती है। ये भी जो फसलों के लिए है काफी लाभदायक होती है। दोस्तों राजस्थान को भी इसका लाभ मिलता है। आगे अपनी बात करें उत्तरी पूर्वी मानसून से थोड़ी वर्षा, उत्तरी पूर्वी मानसून की अपनी बात कर रहे हैं कि उत्तरी पूर्वी मानसून से थोड़ी वर्षा उत्तरी पूर्वी भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में होती है, लेकिन इनका जो सर्वाधिक लाभ है वो तमिलनाडु को शीतकालीन वर्षा के रूप में होता है। तमिलनाडु को जो है वो शीतकालीन वर्षा के रूप में जो है इसका सबसे ज्यादा लाभ होता है। दोस्तों आगे अपने बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु के विषय में। किसकी बात कर रहे हैं, ग्रीष्म ऋतु की ही बात कर रहे हैं, जो उत्तर पूर्वी या शीतकालीन मानसून के अंदर ही हमने उसको देखा था। इसी का एक और भाग अपने मान करके चलते हैं ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु ये कब आती है, इस ऋतु में मई व जून, कौन सा महीना है, इसके अंदर मई व जून जो है सबसे ज्यादा गर्म महीने होते हैं। अगर ग्रीष्म ऋतु के टाइम की बात करें, ग्रीष्म ऋतु की जो अवधि रह गई वो कौन सी रह गई दोस्तों, ये रह गई जो है मार्च से मध्य जून तक। मार्च से मध्य जून तक की जो स्थिति है वो कौन सी रहेगी, ग्रीष्म ऋतु की स्थिति रह जाती है। दोस्तों आगे अपने बात करते हैं इसी के अंदर कि सबसे ज्यादा जो गर्म महीने होते हैं उस समय मई व जून के जो है गर्म महीने होते हैं। ये ऋतु कैसी होती है, शुष्क होती है और गर्म होती है। शुष्क भी होगी यानी आर्द्रता यहाँ अपने को देखने को नहीं मिली, और गर्म भी होती है। इसके अंदर जो आपको विशेषता मिलेगी वो धूल भरी आंधियों की मिलेगी। इस समय धूल भरी आंधियां चलती हैं, और इस समय ये जो गर्म और शुष्क हवाएं चलती हैं इन्हें अपने लू भी कहते हैं। ये गर्म और शुष्क हवाएं जो चलती हैं इन्हें अपने लू भी कहते हैं। दोस्तों इन्हें लू के रूप में भी जान करके चलते हैं। दोस्तों आगे अपने बात करते हैं तापमान के विषय में। तो इस समय तापमान देखिएगा ज्यादा ही रहेगा। दोस्तों तापमान क्या रहेगा, ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि इस समय गर्मी है। हमने लू की बात की, तो लू एक तीव्रगामी पवन होती है। दोस्तों इस समय कई बार जो है वो धूल कण जो है आकाश में उड़ करके चले भी जाते हैं, आकाश का रंग भी आपको पीला दिखाई देगा। तो उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान में ये जो है आंधियां प्रतिदिन, लगभग प्रतिदिन चलती हैं। उत्तर पश्चिमी राजस्थान हमारे लिए यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रह जाता है। राजस्थान में भी हम इसको डिटेल में देखेंगे। दोस्तों तापमान की बात करें तो तापमान तो देखिए यहाँ इस समय ज्यादा ही होना है। मार्च के पश्चात जो है सूर्य है, मार्च के बाद में जो सूर्य है वो किधर होना शुरू हो गया, उत्तरायण होना शुरू हो जाता है, यानी उत्तर की ओर बढ़ना शुरू हो
उत्तरायण होना शुरू हो जाता है, यानी उत्तर की ओर देखिए बढ़ता है। और इसी के कारण जो है भारत में तापमान भी, भारत में टेम्परेचर भी जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और बढ़ते बढ़ते देखिएगा जब तक आते हैं अपने जून तक आते आते 45 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा टेम्परेचर इस समय अपने को देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपने बात करे थे 45 डिग्री सेंटीग्रेड की, यानी जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होगा वैसे वैसे सूर्य तप की मात्रा ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, निरंतर बढ़ता रहता है। जून तक आते आते उत्तर पश्चिमी भारत की बात करें तो वहाँ पर 45 डिग्री से भी ज़्यादा तापमान हो जाता है। दक्षिणी भारत की बात करें तो दक्षिणी भारत में सागरीय प्रभाव है, इसके कारण जो तापमान है उत्तरी भारत की अपेक्षा क्या रहेगा, कम रहेगा। उत्तरी भारत में जितना तापमान है उतना तो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है दोस्तों। इसके अलावा देखिएगा जो हिमालय के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वो समुद्र तल से काफ़ी ऊंचे होते हैं, इसलिए वहाँ पर तापमान काफ़ी कम भी होता है। इसलिए जो है पर्यटक स्थलों के रूप में शिमला, मसूरी ये काफ़ी ज़्यादा गर्मियों के अंदर इम्पोर्टेंट होते हैं, लोग वहाँ पर जाते हैं। वायुदाब की बात करें तो वायुदाब फिर से आपको ये याद करना होगा कि तापमान इस समय क्या है, ज़्यादा है, तो वायुदाब क्या होगा भाई, वायुदाब क्या होगा, कम होगा। अगर तापमान इस समय ज़्यादा है तो वायुदाब क्या होगा, तापमान उच्च होने के कारण भारत में जो है निम्न वायुदाब विकसित होगा, भारत में निम्न वायुदाब का केंद्र विकसित होता है। और सर्वाधिक अगर अपने ये बात करें कम वायुदाब की या तापमान जो सबसे ज़्यादा है वो थार के मरुस्थल में हो गया, तो एयर प्रेशर जो है सबसे कम भी कहाँ मिलेगा, आपको थार के मरुस्थल में ही देखने को मिलता है। इसी के साथ अगर अपने बात करें कि सबसे कम जो वायुदाब है तो वो कहाँ होगा, वो जलीय क्षेत्र में होगा, यानी जो हमारा हिंद महासागर रह गया वहाँ पर जो है जल क्षेत्र पाए जाने के कारण वहाँ पर तापमान जो है वो काफ़ी कम होता है, इसलिए जो वायुदाब है वो ज़्यादा होता है दोस्तों। इसीलिए पवनें जो हैं वो जल से स्थल की ओर भी चलनी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पवनों की दिशा को देख लेते हैं, उससे पहले वायुदाब की बात कर लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा उत्तरी भारत में उच्च ताप के कारण जो है निम्न वायुदाब विकसित हो जाता है, थार के मरुस्थल में न्यूनतम दाब का केंद्र विकसित होगा, क्योंकि तापमान ज़्यादा है इसलिए वायुदाब निम्न होगा। दक्षिण भारत की अपेक्षाकृत वायुदाब अधिक रहता है, दक्षिणी भारत में जो है वायुदाब अपेक्षाकृत अधिक रहेगा, क्योंकि उधर क्या है, समुद्री प्रभाव के कारण जो तापमान कम पाया जाता है। सर्वाधिक वायुदाब जो है वो हिंद महासागर के जलीय क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। इसके बाद में देखिएगा पवनों की बात अगर हम करें तो इस ऋतु में देखिएगा उत्तरी भारत में क्या हो रहा है, टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, जिसके कारण वायुदाब एयर प्रेशर क्या होता जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। तो अपने यहाँ पर न्यून वायुदाब केंद्र विकसित होता चला जाएगा। भारत में क्या हो गया, लो एयर प्रेशर का जो है यानी निम्न वायुदाब का केंद्र विकसित होगा। और अगर निम्न है तो फिर ये जो है हवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू कर देता है, और इसी कारण से जो है पवनें जो है इधर चलनी शुरू हो जाती हैं। और इस समय आपको धूल भरी, गर्म और शुष्क हवाएं देखने को मिल जाएंगी। धूल भरी और आंधियां के रूप में भी देखने को मिलती हैं, जिन्हें हम लू भी कहते हैं, जिन्हें अपने क्या कहते हैं, लू कहते हैं। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में जो है इन धूल भरी आंधियों का सर्वाधिक प्रभाव जो है वो रहता है दोस्तों। आगे अपने बात करें तटीय क्षेत्रों की बात करें तो दक्षिणी भारत में पवनों का जो क्रम है जल से स्थल की ओर होगा, क्योंकि देखिएगा जो हमारा थार का मरुस्थल है वहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा है था। इसको एक बार फिर से आप यहाँ इस रूप में समझ सकते हैं कि थार का जो अपना मरुस्थल रह गया वहाँ टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो वायुदाब क्या हो गया, निम्न हो गया। लेकिन ये हिंद महासागर है, जल का क्षेत्र रह गया, यहाँ पर तापमान क्या होगा, यहाँ पर तापमान कम होगा, तो एयर प्रेशर क्या हो गया, ज़्यादा होगा, वायुदाब ज़्यादा होगा। और हवाएं पवनें किधर से किधर चलती हैं, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, इसलिए पवनें जो हैं वो इधर चलनी शुरू हो जाती हैं। तो पवनें किधर से किधर चल रही हैं, जल से स्थल की ओर, यानी जल से स्थल की ओर चलनी शुरू हो जाती है। इसलिए दक्षिणी भारत में इस ऋतु में थोड़ी वर्षा होती है, जिसे हम आम्र बौछार के नाम से भी जानते हैं। कहवा उत्पादक क्षेत्रों में इसे फूलों की बौछार के नाम से भी जानते हैं, इसलिए ये काफ़ी लाभदायक होती है दोस्तों। तटीय क्षेत्रों में जो पवनें चलती हैं वो जल से स्थल की ओर चलनी शुरू होती हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं उत्तर पश्चिमी या फिर ग्रीष्मकालीन मानसून के विषय में। ये जो ऋतु है वो यहाँ पर पहली जो ऋतु है वर्षा ऋतु के रूप में जानी जाती है। इसका जो काल है मध्य जून से मध्य सितंबर तक रह गया। भारत में वर्षा ऋतु का जो विस्तार है वो मध्य जून से मध्य सितंबर तक होता है दोस्तों। और इस ऋतु का भारत में जो है वो बहुत ही ज़्यादा
महत्व रह गया, क्योंकि भारत जो है वो किस प्रकार का देश है, वो कृषि प्रधान देश है और उसके लिए जल का जो प्रमुख स्रोत रह गया वो वर्षा है और वर्षा हमारे मानसून पर डिपेंड है, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रह जाता है। दोस्तों आगे अपने बात करते हैं वायुदाब इस समय का जो किस प्रकार का रहा, वर्षा और पवनें जो हैं वो किस प्रकार से चलती हैं उनके विषय में अपनी बात करते हैं। तो इस ऋतु में भूमध्य रेखा के दक्षिण में चलने वाली दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक जो पवनें हैं वो उत्तरी पश्चिमी भारत में विकसित न्यून वायुदाब की ओर आकर्षित होकर भूमध्य रेखा को पार कर जाती हैं दोस्तों, और भूमध्य रेखा को पार करने पर फेरल के नियम के अनुसार ये पवनें दिशा बदलकर अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। इनकी जो दिशा रहेगी वो दक्षिणी पश्चिमी होती है, इसीलिए इसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून भी कहते हैं। कैसे हुआ दोस्तों, यहाँ इसको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो ये 0 डिग्री हमारी यानी कि भूमध्य रेखा रहेगी दोस्तों। कौन सी रेखा रहेगी, भूमध्य रेखा रहेगी दोस्तों। तो यहाँ पर जो व्यापारिक पवनें चल रही हैं, कौन सी पवनें चल रही हैं, व्यापारिक पवनें चल रही हैं जो वर्ष भर इसी दिशा में चलती रहती हैं। तो ये कौन सी है, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं। कौन सी हैं, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में चल रही हैं। कहाँ चल रही है, देखिएगा भूमध्य रेखा के दक्षिण में चलने वाली दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें। अब देखिएगा हमारा यहाँ पर रह गया भारत। भारत में क्या था, वायुदाब कैसा हो गया, एयर प्रेशर कैसा रह गया, लो एयर प्रेशर का केंद्र बनता है। यानी जो हमारा थार का मरुस्थल है, सूर्य की किरणें वहाँ पर सीधी पड़ती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। बहुत ज़्यादा गर्म हो गया यानी तापमान बहुत ज़्यादा हो गया, तो न्यून वायुदाब का केंद्र हो गया। जबकि समुद्र और इधर देखिएगा सूर्य यहाँ पर देखिएगा थोड़ा दूर रह गया, इसकी अपेक्षा दूर रह गया, इसलिए यहाँ पर तापमान में कमी पाई जाती है, वायुदाब ज़्यादा होता है। तो इस वायुदाब के कारण, कम होने के कारण ये जो स्थान है, ये जो पवनें हैं, ये आकर्षित होकर के भूमध्य रेखा को पार कर जाएगी। ये जो पवनें हैं, ये जो व्यापारिक पवनें हैं जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में चल रही थी, ये हमारे भारत में विकसित न्यून वायुदाब के कारण जो है इस भूमध्य रेखा को पार कर जाती हैं, और भूमध्य रेखा को पार करने के बाद में फेरल के नियम के अनुसार ये इधर इसी दिशा में नहीं चलती बल्कि इस दिशा में अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं। और इनकी जो दिशा है वो देखिएगा कौन सी होगी, दक्षिणी पश्चिमी होगी। इसीलिए हम इसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून भी कहते हैं। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून भी कहते हैं दोस्तों। यही हमारा जो है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में जाना जाता है दोस्तों। आप इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखिएगा ये हमारा रह गया भारत, भूमध्य रेखा रहेगी। भूमध्य रेखा से इधर देखिएगा ये जो पवनें चल रही थी, व्यापारिक पवनें हमारी चल रही थी, और ये हमारी कर्क रेखा रहेगी। सूर्य जो है कर्क रेखा की तरफ चलना शुरू हो जाता है, और यहाँ पर जो है बहुत ही लो वायुदाब का यानी निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा है। तो ये जो तापमान है, ये जो वायुदाब है, ये आकर्षित करता है इन पवनों को, और ये जो पवनें हैं ये इसी आकर्षण में इस जो भूमध्य रेखा को पार कर जाती है। लेकिन इस भूमध्य रेखा को पार करने के बाद में फेरल के नियम के अनुसार ये अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं, दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। तो इनके मुड़ने के कारण जो इनकी दिशा है वो कौन सी होगी, दक्षिणी पश्चिमी। इसीलिए हम इसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून भी कहते हैं। अब ये किधर से आ रही हैं, ये देखिएगा यहाँ हिंद महासागर है, ये जल से आ रही हैं, ये जल से आ रही हैं, तो ये जल से स्थल की ओर चल रही हैं। इसलिए ये पवनें कैसी होती हैं, आर्द्र होती हैं, और इनसे भारत में जो है व्यापक वर्षा होती है। भारत में कुल वार्षिक वर्षा का लगभग 90% जो है वो इसी ऋतु में प्राप्त हो जाता है दोस्तों। बाकी देखिएगा मानसून के विषय में बहुत सारी थ्योरीज प्रचलित है, बहुत सारे सिद्धांत प्रचलित है। अगर स्पेशली आपके टॉपिक के अंदर मानसून होता तो हम उन सारे सिद्धांत को देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आई होप इस बात को आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो एक बार दोबारा सुनेंगे तो समझ में आ जाएगी। ये सिर्फ मामला इतना ही है कि पवनें किस दिशा से आ रही हैं, वो जल से आ रही हैं दोस्तों। जल से किस लिए आ रही हैं, क्योंकि जल का तापमान कम है इसलिए वायुदाब ज्यादा है, और भारत जो है वो स्थल का मंडल रह गया। स्थल मंडल का जो है वायुदाब कम है क्योंकि यहाँ पर तापमान बहुत ज्यादा है, इसलिए हवाएं जो है इधर चलने, भारत की ओर चलनी शुरू हो जाती हैं। अब ये दक्षिण पश्चिम से आती है इसलिए हमने इसको दक्षिणी पश्चिमी मानसून कह दिया, और समुद्र से आ रही है इसलिए आर्द्रता लेकर के आती है, जल भर के लाती हैं, और वो भारत में वर्षा करने के लिए उत्तरदायी होती हैं। इससे भारत को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है दोस्तों। आगे अपनी बात करें कि प्रायद्वीपीय भारत की स्थिति के कारण ग्रीष्मकालीन पवनें 2 शाखाओं में बढ़ जाती हैं।
ये जो हमारा मानसून है इसे अपने दो भागों में बांटते हैं, अरब सागरीय मानसून और बंगाल की खाड़ी का मानसून। देखिएगा ये हमारा रह गया अरब सागर का मानसून और ये हमारा रह गया बंगाल की खाड़ी का मानसून। दोनों पवनें आप देख सकते हैं किधर से चल रही है, जल से। यहाँ क्या है, जल है, यहाँ क्या रह गया, जल रह गया। जल से किधर चल रही है, स्थल की ओर चल रही है दोस्तों। तो यही जो कारण होता है, ये देखिए इस मानसून के कारण यहाँ तो क्या होगी, वर्षा बहुत ज्यादा। यहाँ पश्चिमी घाट रह गया दोस्तों, यहाँ पश्चिमी घाट रह गया, इसलिए 75 से अधिक वर्षा होती है। 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा यहाँ की रह गई दोस्तों, क्योंकि इनसे टकरा करके अधिकतर वर्षा हमारी यहीं रहेगी। इसको पार करने के बाद में आर्द्रता तो यहीं खो दी, आर्द्रता और कम हो जाएगी क्योंकि सफर लंबा है। इसलिए इस सारे क्षेत्र के अंदर क्या हो गया, जो वर्षा की मात्रा वो थोड़ी कम हो गई, मैदानी भाग में थोड़ी कम हो गई। तो कितनी होगी, 25 से 75। लेकिन इधर देखिएगा अरावली यहाँ है, कोई बाधा इसमें बनती नहीं है, इसलिए ये पवने सीधे निकल गई। तो यहाँ पर देखिए वर्षा नहीं हो पाई, इसलिए ये जो क्षेत्र है यहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। और ये देखिएगा जो पवने चलती हैं वो यहाँ तक पहुँच पाती हैं, इसलिए ये जो एरिया है इसमें भी क्या हो गया, ग्रीष्मकालीन में जो है वर्षा कम होती है, शीतकाल में वर्षा होती है दोस्तों। यहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा पाई जाती है दोस्तों। आगे अपनी बात करते हैं, यहाँ जो है आप मानसून को देख सकते हैं कब से कब तक आ रहा है। जून के अंदर 1 जून, 1 दिसंबर, ये सारी जो है मानसून की पवनी है। इस मैप को आप थोड़ा अच्छे से देखेंगे तो आप बड़े ही अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। इसको 2-3 बार आप देखेंगे तो बड़े अच्छे से याद रह जाएगा दोस्तों। सिर्फ ये आप मानसून कब कहाँ पर आ रहा है खाली इसीलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी बहुत ज़्यादा महत्व आपके लिए नहीं है दोस्तों। अगर स्पेशली मानसून होता तो इन सारी चीज़ों को अपने देखते, लेकिन फिर भी ये जो है रेखाओं के रूप में यहाँ पर दे रखा है, इनको अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों कि जो है मानसून भारत में यहाँ पर कब से कब तक रहता है और किस प्रकार से आता है, किस प्रकार से वापस लौटता है। आने का भी दे रखा है, ये मानसून समाप्ति की सामान्य स्थितियां और मानसून आगमन की सामान्य तिथियां हैं, दोनों इसमें दी हुई है दोस्तों। आगे अपनी बात कर लेते हैं अरब सागरीय मानसून के। अरब सागरीय मानसून कौन सा था, जैसे हमारा ये वाला जो भारत रह गया, ये जो मानसून आता है इधर से जो पवनें चलती हैं इसे अपने अरब सागरीय मानसून के नाम से जानते हैं। इधर जो चलेगा वो कौन सा होगा, बंगाल की खाड़ी का मानसून होता है दोस्तों। मानसून की यह जो शाखा है वो अत्यंत ही वेग वाली होती है, इसका वेग बहुत ज़्यादा तीव्र होता है दोस्तों। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर इसकी तीव्रता के कारण वर्षा का प्रारंभ घनघोर रूप में होता है दोस्तों। हमने क्या कहा, इसकी जो है वेग जो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, ये नज़दीक है ना सबसे ज़्यादा, तो इसलिए इसका वेग भी वो जो है बहुत ज़्यादा होता है। पश्चिमी घाट, ये हमारा पश्चिमी घाट रह गया, इसके पश्चिमी ये वाले जो ढाल रह गए, यहाँ पर क्या होगा, तीव्रता ज़्यादा होती है, इसलिए वर्षा का जो प्रारंभ है वो घनघोर रूप में होता है। इसे ही हम मानसून का फटना कहते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, मानसून का फटना कहते हैं दोस्तों। आगे अपनी बात करते हैं, इसका वेग पश्चिमी घाट और पश्चिमी तटीय मैदान में ही समाप्त हो जाता है। आगे देखिएगा, पश्चिमी तट पर जो है लगभग 250 सेंटीमीटर, यानी पश्चिमी घाट का जो पवनोन्मुखी यानी पवन के सामने का जो डाल है वहां पर 500 सेंटीमीटर से भी ज्यादा वर्षा होती है दोस्तों। यानी सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ हो गई, जैसे यहीं पर हो गई दोस्तों। अब ये जो है पश्चिमी घाट को ये पवने जब पार करती हैं, पश्चिमी घाट को जब ये पवने पार करती हैं तो इसमें देखिएगा जल की कमी तो हो ही जाती है, लेकिन जब ये पश्चिमी घाट से नीचे उतरती हैं तो नीचे उतरते समय गर्म होती है, इसलिए शुष्क भी हो जाती हैं। तो ये पश्चिमी घाट का जो पूर्वी ढाल है, ये पूर्वी वाला जो ढाल है, यहाँ पर वर्षा कम होती है दोस्तों, क्योंकि ये वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आ जाता है दोस्तों। पश्चिमी घाट पार करने पर इसमें जल की भी कमी होती है और पूर्वी ढालों पर उतरने के कारण गर्म होकर के ये पवने शुष्क भी हो जाती हैं, और इसी कारण से वृष्टि छाया प्रभाव के कारण पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर और दक्षिण के पठार पर जो है वो कम वर्षा होती है, दक्षिण के पठार पर कम वर्षा होती है। यहाँ तक कि चेन्नई तक पहुँचते इसमें 38 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है दोस्तों। आगे जैसे जैसे ये चलता जाएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे इसमें वर्षा की कमी है जो वो होती चली जाती है दोस्तों। पश्चिमी घाट को पार करने के बाद अरब सागरीय मानसून की एक शाखा तो चेन्नई की ओर जाती है और दूसरी शाखा जो है विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य से होकर छोटा नागपुर के पठार तक जाती है। हमने क्या कहा, पश्चिमी घाट को पार करने के बाद में अरब सागरीय मानसून की एक शाखा तो किधर चलेगी, चेन्नई की ओर, और दूसरी जो है विंध्याचल और सतपुड़ा की श्रेणियों के मध्य से होकर छोटा नागपुर के पठार की तरफ जाती है दोस्तों। इसी मानसून की एक तीसरी शाखा जो है, इसी मानसून की एक तीसरी शाखा जो है कच्छ, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब को पार करके पश्चिमी हिमालय तक पहुंच जाती है
और हिमाचल प्रदेश में भी वर्षा करती हैं। खाली डाटा है, आप इसको एक दो बार पढ़ लेंगे तो याद रह जाएगा। इसी मानसून की एक तीसरी शाखा जो कच्छ, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब को पार करके पश्चिमी हिमालय तक पहुंचती है और हिमाचल प्रदेश में जो है वो खूब वर्षा करती है। इन पवनों का जो है राजस्थान को लाभ नहीं मिल पाता, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि अरावली के क्या रहेगी, समानांतर रहेगी, इसी के समानांतर गुजर जाती है, कोई बाधा होती नहीं है, इसलिए यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है। फिर हम बात करते हैं बंगाल की खाड़ी के मानसून के विषय में। ये बंगाल की खाड़ी से प्रारंभ होता है, इसलिए जो है ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बंगाल की खाड़ी से प्रारंभ होकर इसकी एक जो शाखा है वो हिमालय के पूर्वी भाग में काफ़ी वर्षा करती है। इसकी जो एक शाखा जाएगी तो हिमालय का ये जो हमारा पूर्वी भाग रह गया, इधर जो है इसके द्वारा काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है। यहाँ पर खासी की पहाड़ियों में स्थित मासिनराम जो है वो सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। 1300 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कितनी होती है, 1300 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। इसके लिए यहाँ की पहाड़ियाँ भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उत्तरदायी होती हैं। और वर्षा का ये जो औसत है वो विश्व में सर्वाधिक है दोस्तों, विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। इस मानसून की एक अन्य शाखा जो है वो पूर्व में असम की ओर चली जाती है, जो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में खूब सारी वर्षा करती है और ये जो औसत है वो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रहता है। इसके बाद में देखिएगा इसी मानसून की एक तीसरी शाखा है वो हिमालय पर्वत के समानांतर पश्चिम की ओर देखिए बढ़ती है और फिर ये बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब, हरियाणा व राजस्थान तक चली जाती है। इसी की जो एक शाखा है वो इस तरह से पार करके आगे चलती है और वो राजस्थान तक पहुंच जाती है दोस्तों, और समुद्र दूरी बढ़ गई। अब ये देखिएगा यहाँ से जो इसका समुद्र से जो है वो सफ़र काफ़ी लंबा हो गया, तो यहाँ तक आते आते जो है इसके वर्षा की जो मात्रा है वो कम ही होगी, क्योंकि आर्द्रता पीछे निकल चुकी होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा वर्षा तो नहीं होती, लेकिन कुछ मात्रा में यहाँ पर वर्षा होती है। वर्षा के औसत में जो है वो यहाँ पर कमी आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि इसका सफ़र जो है वो थोड़ा लंबा होता है। इस मानसून की एक जो शाखा है वो छोटा नागपुर के पठार की ओर बढ़ती हुई बंगाल की खाड़ी के मानसून की शाखा से मिल जाती है। इसी के कारण दोनों शाखाओं से इस क्षेत्र में जो है औसत रूप से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है दोस्तों। आगे अपनी बात करते हैं, ये जो आपका मानचित्र है इसको एक बार आप फिर से देख लीजिएगा, आपको पीडीएफ में दे दिया गया है। ये जो भी शाखाएं हैं वो सारी इसके अंदर बनी हुई हैं, आराम से इसको देखिएगा तभी आपको ये याद रहने वाला है दोस्तों। आगे अपनी बात करते हैं शरद ऋतु के विषय में। चौथी जो हमारी ऋतु आ गई शरद ऋतु, वो कब से कब तक है? वो मध्य सितंबर से लेकर के दिसंबर तक है दोस्तों, मध्य सितंबर से लेकर के दिसंबर तक है। यहाँ देखिएगा इसे अपने मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहते हैं। ये वो समय है जब जो मानसून गया था वो वापस लौटना शुरू हो जाता है, वो पौने पुनः चलनी शुरू हो जाती है दोस्तों, और ये जो समय है वो मध्य सितंबर से लेकर के दिसंबर तक का रहता है। इस समय के तापमान की बात करें तो इस समय सूर्य क्या हो गया, दक्षिणायन होना शुरू हो जाता है दोस्तों। सूर्य वापस देखिए दक्षिण की ओर चलना शुरू हो गया, जिससे भारत में जैसे तापमान बढ़ा था वैसे ही तापमान जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। और इस ऋतु में अधिकतम जो तापमान है वो 30 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही हमें देखने को मिलता है दोस्तों। दिसंबर तक देखिए ये जो तापमान है वो घटकर तटीय क्षेत्रों में और दक्षिणी भारत में औसतन 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही रह जाता है, जबकि उत्तरी भारत में 5 डिग्री तक ये तापमान गिर जाता है। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर तो ये जो है हिमांक से भी नीचा हो जाता है, वहां पर तो बर्फ जमनी शुरू हो जाती है दोस्तों। क्या कहा हमने? देखिएगा समय बढ़ रहा है, हम दिसंबर की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हम दिसंबर की ओर बढ़ेंगे तो सूर्य जो है वो दक्षिण की ओर चलना शुरू हो गया, यानी हमारे जो है सूर्य की किरणें कैसी हो गई, तिरछी हो गई दोस्तों। तिरछी होने के कारण सूर्य तप मिलता नहीं, इसलिए गर्मी जो खत्म हो जाती है और सर्दी शुरू होनी चल पड़ती है। इसलिए उत्तर भारत में जो है वो तापमान काफी गिर जाता है और यहाँ तक कि उत्तरी भारत में 5 डिग्री तक गिर जाता है। और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें इस क्षेत्र में तो वो हिमांक से भी नीचे चला जाता है। आगे अपने बात करें वायुदाब और पवनों के विषय में, तो तापमान के अनुसार देखिए यहाँ पर वायुदाब भी परिवर्तित होता है। तापमान जो है वो धीरे धीरे गिरता है, इसलिए इसके साथ कुछ समय तक वायुदाब जो है वो अनिश्चित सा बना रहता है, उसमें कुछ भी फिक्स अपने को देखने को नहीं मिलता है, अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है। लेकिन धीरे धीरे जो वायुदाब है वो ग्रीष्म ऋतु के वायुदाब की अपेक्षा विपरीत विकसित होता चला जाता है और इन्हीं परिस्थितियों के कारण मानसूनी पवनों का प्रत्यावर्तन होने लगता है और मानसूनी पवनें जो हैं वो वापस लौटना शुरू हो जाती हैं दोस्तों। वर्षा की अगर अपने बात करें, इस ऋतु में वर्षा की मात्रा और उसके क्षेत्रीय वितरण जो है वो बहुत ही सीमित रहता है, बहुत ही
सीमित क्षेत्र के अंतर्गत वर्षा करता है। पीछे हटते मानसून के कारण तमिलनाडु और तटीय क्षेत्रों में जो है कुछ मात्रा में वर्षा होती है और इन्हीं क्षेत्रों को जो है इसका विशेष लाभ भी मिलता है। दोस्तों आगे अपने बात करते हैं भारत में वर्षा का वितरण जो है वो किस प्रकार का है। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 की अपने बात करें, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र वे होंगे जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र आते हैं। 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है दोस्तों। तो ऐसे कौन से होंगे जहां मानसून सबसे पहले आया। देखिएगा हमने क्या बात की थी, यहाँ मानसून आता है, पश्चिमी ढाल है तो यहाँ पर वर्षा सबसे ज़्यादा होती है। पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी घाट के पश्चिमी पवनोन्मुखी ढाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश है, पूर्वी बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग, असम, मेघालय, ये इनसे सीधी प्राप्त करता है। इसलिए तो ये जो क्षेत्र हैं वो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हमारे रह जाते हैं। दूसरे साधारण वर्षा वाले क्षेत्र की बात करें तो यहाँ जो वर्षा की मात्रा हो गई वो 100 से 200 सेंटीमीटर वाली वर्षा के क्षेत्र रह गए। पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग रह गए, पश्चिमी बंगाल के दक्षिणी पश्चिमी भाग रह गए, उड़ीसा, बिहार के आंतरिक भाग, छत्तीसगढ़, दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की जो संकीर्ण पेटी जो है वो इसमें शामिल होती हैं दोस्तों। तो ये मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र माने जाते हैं, क्षेत्र के रूप में आप इनको देख सकते हैं। आगे अपनी बात करें न्यून वर्षा वाले क्षेत्र जहाँ पर वर्षा कम होती है, ऐसे क्षेत्र होंगे जहाँ पर औसतन जो वर्षा है 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच ही रह जाती है। इसमें मध्य प्रदेश आता है, उत्तर पश्चिमी आंध्र प्रदेश आता है, कर्नाटक आता है, पूर्वी राजस्थान आता है, दक्षिणी पंजाब आता है, हरियाणा, दक्षिणी व पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसमें शामिल किया जाता है। इसमें जो है वर्षा की अनिश्चितता बनी रहती है, कुछ भी निश्चित नहीं होता है। फिर अपनी बात करते हैं अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र। अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र कौन से होंगे, जहां 50 सेंटीमीटर से जो है वो कम वर्षा होती है दोस्तों। इसमें पश्चिमी पंजाब आता है, तमिलनाडु आता है और इसमें कच्छ और लद्दाख क्षेत्र भी शामिल किया जाता है, जहां पर अपर्याप्त वर्षा का क्षेत्र अपनी मान करके चलते हैं। आगे अपनी बात करते हैं जलवायु प्रदेश के विषय में कि जो भारत है उसको किन जलवायु प्रदेशों में बांटा जाता है। वैसे तो बहुत सारे विद्वान हैं, लेकिन हम बात करते हैं कोपेन ने जो है इसका वर्गीकरण किया है। इन्होंने तापमान और वर्षा के आधार पर 8 जलवायु प्रदेशों के अंदर इसको बांटा है। सबसे पहले जो है उष्ण कटिबंधीय सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश, जिसे AW के रूप में साइन किया जाता है। इन्होंने इसी रूप में इसके कोड बनाए थे और बहुत सारे कोड हैं, मुझे नहीं लगता कि इनको यहाँ पर जानना इतना ज़्यादा आपके लिए आवश्यक है। तो खाली आप इसमें ये याद रखना कि AW जो है उसका फुल फॉर्म क्या है, इस प्रकार से, क्योंकि ये कोड है। W अगर बड़ा लिखा जाता है तो उसका अलग कोड है, छोटा लिखा जाता है तो उसका अलग कोड है दोस्तों। इसमें लगभग भारत का जो है संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठारी भाग जो है वो इसी में आ जाता है दोस्तों। और यहाँ जो है उष्ण और आर्द्र जलवायु पाई जाती है। कौन सी है, उष्ण और आर्द्र जलवायु पाई जाती है और यहाँ पर केवल गर्मी में ही वर्षा होती है दोस्तों। आगे अपने बात करें AMW, तो ये कैपिटल वाला और स्मॉल वाला भी याद रखना। उष्ण कटिबंधीय मानसून तुल्य जलवायु प्रदेश की बात करें, ये जो है पश्चिमी तटीय सीमा का कोंकण हो गया, मालाबार तट हो गया का वो भाग आता है जहाँ पर उष्ण आर्द्र और मानसूनी जलवायु पाई जाती है। भारत में मानसूनी जो जलवायु है वो मानसून जो है, भारत में जो मानसून है वो यहीं से शुरू होता है। इसमें केवल गर्मी में ही वर्षा होती है, सर्दियों में यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। तीसरे भाग की बात करें AS यानी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, इसमें पूर्वी तटीय सीमा का जो है कोरोमंडल आ गया, का तटीय भाग आ गया, जहाँ पर उष्ण और आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यहाँ जो है गर्मी में भी वर्षा नहीं होती है दोस्तों। आगे अपनी बात करें BSHW के विषय में, तो अर्ध शुष्क स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश है। इसमें भारत के रेतीले मैदान वाले जो हैं उससे संलग्न अर्ध तंद्राकार आकृति का वह क्षेत्र आता है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का विदर्भ और तेलंगाना का भाग आता है। अर्थात शुष्क मरुस्थल प्रदेश या सूखा क्षेत्र आता है। यहाँ उष्ण और शुष्क जलवायु पाई जाती है और वर्ष भर जो है यहाँ पर गर्म हवाएं चलती हैं दोस्तों। यहाँ पर जो है हमेशा गर्म हवाएं चलती रहती हैं। आगे अपनी बात करें BWSW यानी उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। उष्ण मरुस्थलीय ये याद रखिएगा, इसमें पश्चिमी राजस्थान का पश्चिमी रेतीला थार का शुष्क मरुस्थल आता है और यहाँ पर जो है उष्ण और शुष्क जलवायु पाई जाती है और वर्ष भर यहाँ भी गर्म हवाएं चलती हैं। यहाँ केवल ग्रीष्म काल में ही वर्षा होती है, शीत काल में वर्षा देखने को नहीं मिलती है।
छठे पॉइंट की बात करें तो वो है CWG यानी कि मध्य तापीय गंगा तुल्य जलवायु प्रदेश। तो ये कई बार फुल फॉर्म भी पूछी हुई है, तो इनको भी आप विशेषता याद रखिएगा। इस प्रदेश में जो है गंगा के मैदान सहित उत्तर का विशाल मैदानी भाग आता है। यहाँ उष्ण और शीत यानी समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। वर्षा से पहले भयंकर गर्मी पड़ती है और यहाँ पर भी केवल गर्मी में ही वर्षा होती है दोस्तों। DFS यानी कि शीतल आर्द्र जाड़े की जलवायु का प्रदेश। इसमें देखिएगा मेघालय और असम सहित जो है उत्तर पूर्वी भारत का भाग आता है, जहां पर शीत और आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है, लेकिन गर्मियों में जो है कम वर्षा होती है। ई यानी ध्रुवीय या पर्वतीय जलवायु प्रदेश आ गए। ये हिमालय वाले ही होंगे। हिमाद्री पर्वतीय क्षेत्र आते हैं, इसमें अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है। उत्तराखंड का भाग आता है, जहां पर शीत और शुष्क जलवायु पाई जाती है दोस्तों। आगे यहाँ पर आप मानचित्र के रूप में देख सकते हैं। कोपेन के अनुसार जो है भारत के प्रमुख जलवायु प्रदेश कौन कौन सी हैं, सारे हमने यहाँ पर दे रखा है। ये AW का रह गया दोस्तों। AW का क्षेत्र यानी उष्णकटिबंधीय सवाना तुल्य। AMW हमारा AMW ये वाला क्षेत्र रह गया। AS वाला क्षेत्र ये वाला तटीय क्षेत्र रह गया। BSHW ये यहाँ भी रह गया और यहाँ भी रह गया दोस्तों। BWHW ये वाला क्षेत्र अपना ये वाला रह गया, थार का मरुस्थल रह गया। CWG जो है गंगा तुल्य हमारा मैदान रह गया। इसके बाद में देखिएगा DFS रह गया, तो ये वाला क्षेत्र हमारा रह गया। ध्रुवीय प्रदेश की बात करें तो ई वाला ये हमारा पर्वतीय जलवायु प्रदेश का क्षेत्र रह गया। मानचित्र के रूप में आपको PDF में दिया हुआ है, तो वहाँ पर आप इसको बड़े अच्छे से देख सकते हैं। ये जो है त्रिवार्ता के अनुसार है जलवायु प्रदेशों को किस रूप में बांटा गया। नंबर 1 जो आता है इसका पर्वतीय जलवायु क्षेत्र, तो पर्वतों में ही होगा, ये पर्वतीय जलवायु क्षेत्र हमारा आता है। दूसरा मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, ये हमारा कौन सा रह गया, मरुस्थलीय जलवायु। दो उष्णकटिबंधीय ये हमारा रह गया। अर्धशुष्क स्टेपी वाला भी रह गया दोस्तों। अर्धशुष्क स्टेपी वाले को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा सवाना के जो हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। ये सवाना के जो क्षेत्र आपको मिल गए। इसके अलावा देखिएगा उष्णकटिबंधीय नम क्षेत्र आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा दोस्तों। इस मानचित्र को आप 1-2 बार और देखेंगे अच्छे से, तो ये आपको बड़े अच्छे से याद रह जाएगा दोस्तों। खाली यहाँ पर आपको त्रिवार्ता के अनुसार, बाकी परीक्षा में इसकी संभावना बहुत ही कम होती है पूछा जाए, लेकिन ये जो क्षेत्र और चीज़ें हैं वो सारी की सारी हमने यहाँ पर देख ली हैं। इसके बाद में देखिएगा आगे अपने बात करते हैं अगले वीडियो के अंदर प्राकृतिक वनस्पति के विषय में। भारत की प्राकृतिक वनस्पति जो है उसके विषय में जानेंगे दोस्तों। अगर आपको टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है तो आप जो है हमारी SST की टेस्ट सीरीज और बाकी सब्जेक्ट की भी जो टेस्ट सीरीज है वो हमारे एंड्रॉयड ऐप के द्वारा डाउनलोड करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसे दोस्तों लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हमारे साथ ही जुड़ करके तैयारी करनी है तो बेल आइकन भी दबा लेना दोस्तों। और हाँ, हमेशा की तरह इस क्लास की जो PDF है वो आपको हमारे या तो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट atulyaars.in पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।